कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इट इज सिलेक्शन of some objects, some एक मिनट, some or all objects out of n objects। आपको टोटल कितना दिया गया? n ऑब्जेक्ट, उसमें से कुछ का या सब का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन नॉट अरेंजमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, वो सिलेक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। दैट इज इफ three letters are chosen from, मान लीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी 4 लेटर हम लोग को प्रोवाइड किया, उसमें से हमको कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का। तो पहला सिलेक्शन मेरा हो सकता है ए बी सी का, दूसरा हो सकता है ए बी डी का, तीसरा हो सकता है बी सी डी का, चौथा क्या होगा? ए बी ए सी डी का। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ? चार मेरा है, नहीं 3 का ही सिलेक्शन करना है ना, कोई भी 3 ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी 3 ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और है कुछ? सी डी ए, सी डी ए, रोहित आ गया? ठीक है, और कुछ? अब नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास पॉसिबिलिटी। तो जब हम 4 में से 3 का सिलेक्शन किए, 4 ऑब्जेक्ट में से 3 का सिलेक्शन किए, तो 3 chosen of 4 letters या ऑब्जेक्ट्स को 4C3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 में से सिलेक्शन करना है 3 ऑब्जेक्ट का, 4 में से कॉम्बिनेशन निकालना है 3 ऑब्जेक्ट का, इट इज 4C3। यानी कि अगर R selected of n objects, तो सोच के बोलिए तो क्या फॉर्मूला? NCR, फॉर्मूला NCR। तो ये NCR क्या है? NCR एक नोटेशन है, NCR एक नोटेशन है। जैसे ये किसका नोटेशन है? वेक्टर का। ये किसका नोटेशन है? वेक्टर का। कैसे आपको पता चला ये वेक्टर है? ऊपर का है। एग्जैक्टली वैसे ही जब NCR लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन का क्या है? नोटेशन है। ये डिनोट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। कितने का सिलेक्शन हो रहा है? R ऑब्जेक्ट का। कितने में से R का सिलेक्शन हो रहा है? N ऑब्जेक्ट्स में से R का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये चीज। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें? तो जो NCR होता है इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल्स का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल का मतलब हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। r फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए लिखा हुआ है 5c2, आप लिखिएगा इसको 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 3 फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब एकदम ठीक। जानते हैं क्या होता है, जो लिखा रहता है अगर आप उसको स्टेटमेंट में नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बोलने का कोशिश कीजिए, सुन के बोलिए। आपका कलीग भी अगर बता रहा है तो वो सही बता रहा है तभी हम चुप हैं, ठीक है, या हम बता रहे हैं तो भी सुन के अपने मन में दोहराने का कोशिश कीजिए। बोलिएगा, ज्यादा फ्लुएंसी आएगा। मन में रखिएगा, अंदर ही अंदर घुटन होगा। समझते हैं ना वर्ड का मतलब? देखिए एनसीआर का मतलब क्या आ गया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ट्राई करें। 4c3 कैन बी रिटन 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या हम 4 into 3 फैक्टोरियल, ये 4 होगा। 1 2 3 4। समझ में आया कैसे होगा? मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड pairs, find number of ordered pairs formed using elements of set A, और A के अंदर है 1 2 3 4। ऑर्डर्ड पेयर कितने एलिमेंट का बनता है? 2, ठीक है, 2। और आपसे ये बोला कि एक सेट A है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4, तो उसके बेसिस पे कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? मतलब कि 4 में से हमको कितने का सिलेक्शन करना है? 2। तो नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 4c2। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया कि कितना पेयर बनेगा? 4c2, ठीक है। मगर ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 और 2 1 सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। ऑर्डर्ड पेयर में ये अलग होता है, मगर कॉम्बिनेशन में ये सेम होता है कि डिफरेंट होता है? कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। 4c2 क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। एक आया 1 2 का तो दूसरा आया 2 1 का। तो सिलेक्शन तो आप 1 2 किए थे, मगर अरेंजमेंट के बाद वो कितने में डिवाइड हो गया? 2 में डिवाइड हो गया। 4c2 का मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2, ये और ये कट गया, ये आपको आंसर 12 देगा। क्या हम सही बोले कि 12 आंसर आएगा? 4 3 2, ऊपर नीचे 2 2 कट गया, 4 3 बच गया। ये आपका आंसर, ये वाला ना। देखिए अगर हम AB लेते हैं, CD लेते हैं और EF लेते हैं तो कितना पेयर्स बना है? 3। अगर हम BA लेते हैं तो बोलिए ये अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है कि सेम ऑर्डर्ड पेयर है? मगर क्या हम कुछ नया सिलेक्शन किए हैं? नहीं। यहां पे हम BC लिख दिए, यहां पे हम FE लिख दिए, तो ऊपर वाला पेयर्स है, ये सिलेक्शन है, ये पेयर्स है, और ऊपर और नीचे मिला के ऑर्डर्ड पेयर है। क्योंकि जब ऑर्डर्ड पेयर का बात आएगा तो AB का BA भी लिख सकते हैं। अभी समझ में आया क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? ठीक है, चलिए ठीक है, इतना नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कॉम्बिनेशन का ये जो C होता है इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं और इसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर हम मेंशन करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है अपने पास NCR, ये कभी कभार आपके पास NR भी लिखा रहेगा। क्या आपको बीच में कुछ भी दिख रहा है? होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऊपर और नीचे विदाउट एनी साइन लिखा हुआ है, बीच में जस्ट एक गैप है, स्पेस है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और दोनों का मतलब वही है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला NC नॉट NCN दोनों इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? 1। ये क्या बोल रहा है ना कि n ऑब्जेक्ट है और एक का भी सिलेक्शन नहीं किए, तो कुछ नहीं किए तो एक तरीके से हाथ बांध के तो खड़ा हो गया, ठीक है। कितने तरीके से? 1 वे हो गया। ये क्या बोल रहा है, n ऑब्जेक्ट था, सबका सिलेक्शन कर लिया, तो सबको उठाते हैं, तो स्टेटमेंट क्या निकलता है? सबको एक साथ उठा लेते हैं। फिर से सुनिएगा, सबको एक साथ उठा लेते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 1। ये हो गया स्टेटमेंट वाली बात। बाकी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? आप लिखे NC नॉट को n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आंसर 1। NCN को n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, n क्या? 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 1 हो गया। कोई भी अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, तो चेकिंग करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है NCR वाला, उसमें पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रूफ पूछता नहीं है, मगर एक होता है ना कि अपने में कॉन्फिडेंस मिलेगा, बस उसके लिए आप जब भी चाहें फ्री में एकदम बैठे हो, कर लीजिए, 2-4 प्रूफ कर लीजिए। अगला NCR जो होता है वो NC n माइनस r के इक्वल होता है। मतलब हम आपसे ये बोले कि 7C4 जो है ना वो 7C3 के इक्वल होता है, सही बोले कि गलत? ठीक है। पता है इसका मीनिंग क्या होता है स्टेटमेंट में? 4 का सिलेक्शन किए या 3 को छोड़ दिए, 4 का सिलेक्शन किए या 3 को छोड़ दिए, दोनों तो एक ही बात हुआ ना। मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितना दिया था? 7। मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट दिया था 7, इसमें से हम क्या किए? 4 का सिलेक्शन कर लिए या फिर हम 3 को छोड़ दिए, बात तो वही हुआ ना। उठाए 4 तो 3 तो अपने छूट गए, या 3 को छोड़ दिए तो 4 अपने आप सेलेक्ट हो गया, ये वही बात है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। अगला, अगर NCX NCY के इक्वल है, अगर NCX NCY के इक्वल है, तो वैसे केस में XY के इक्वल होगा या फिर X प्लस वाई N के इक्वल होगा, या तो X Y के इक्वल होगा या X प्लस वाई N के इक्वल होगा। प्रेफरेंस इसको दिया जाता है, इसके बेसिस पे मे भी 2 आंसर आ सकता है। अगर दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होता है, सही। अगर एक नेचुरल और एक नेचुरल नहीं होता है तो एक ही आंसर होगा। अगर दोनों कंडीशन लगाएं और दोनों में आपको फ्रैक्शन मिल गया या नेगेटिव मिल गया तो नो सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मैक्सिमम 2 आंसर मिल सकता है, मिनिमम एक भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्रेफरेंस किसको देना है? इस चीज को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। मगर कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जिस्ट कर जाए, ज्यादातर ये एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर करता है, हमेशा नहीं करता है, ठीक है।
अगला, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ नंबर पे क्या है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर ये होता है, देख रहे हैं n और n ऊपर का सेम है, नीचे एक नंबर है और एक उससे पहले का नंबर है, नंबर उसके बाद का नंबर या नंबर उसके पहले का नंबर, ठीक है, जस्ट नेबरहुड नंबर। आंसर होगा n प्लस 1 CR। आंसर क्या आएगा? n प्लस 1 CR। कौन बढ़ गया? ऊपर वाला। नीचे वाला नंबर के बराबर, ना तो नंबर से ज्यादा ना ही नंबर से कम, कितने के बराबर? नंबर के बराबर। इसका प्रूफ हम लोग को चाहिए, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग को चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, n को लेके चलेंगे LHS को। NCR मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई n में से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो ऊपर से n फैक्टोरियल आएगा, नीचे से क्या कॉमन आएगा? कॉमन। सोचिए, नीचे से n माइनस आर प्लस 1 कॉमन आएगा कि n माइनस आर कॉमन आएगा? हमेशा छोटा नंबर कॉमन आता है, हमेशा कॉमन कौन आता है? छोटा नंबर, तो n माइनस आर आएगा। r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में से क्या कॉमन आएगा? r माइनस 1 छोटा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल। बचा क्या? यहां से 1 नीचे में n माइनस आर निकल चुका है, r में से r माइनस 1 निकल गया तो क्या बच गया? r प्लस n फैक्टोरियल बाहर तो 1, n माइनस आर प्लस 1 में से n माइनस आर निकल गया तो क्या बच गया? n माइनस आर प्लस 1। पर जैसे ये नहीं होता है n माइनस आर प्लस 1 इसके बाद क्या लिखेंगे? n माइनस आर, इसके बाद क्या लिखेंगे? n माइनस आर माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे? n माइनस आर माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर यहां से उधर पकड़ लें हम तो वो तो n माइनस आर फैक्टोरियल होगा ना, ये किससे मल्टीप्लाई है? n माइनस आर प्लस 1 से। तो अगर हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो पीछे क्या रिमेनिंग रह गया? n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। नंबर 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 समझना होगा, एकदम जहां दिक्कत होगा वहां पूछेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बैठे रहेंगे सब। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू, चलिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस r और नीचे में n माइनस आर प्लस 1 इनटू r। देखिए इसमें कौन किससे मल्टीप्लाइड है? r को r माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किए, क्या बन गया? r फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा, नीचे में r फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस 1 को n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे r कट गया, n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल। थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख रहे हैं इसको बस, और कुछ नहीं कर रहे। n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। देखिए n प्लस 1 माइनस r, ठीक है, और यहाँ r। ध्यान से कंपेयर कीजिए इसके साथ, n की जगह n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1, r के प्लेस पे r ही है, तो क्या हम इसको n प्लस 1 CR लिख सकते हैं? कंफर्म कीजिए सही कि गलत, ठीक है। और ये पार्ट किसके इक्वल है? इट विल बी इक्वल्स टू RHS।
ठीक है, ये RHS के इक्वल है। चलिए अगला थोड़ा सा सुनिएगा, हम बोलना क्या चाहते हैं। हमको चाहिए NCR इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट n-1 CR-1। देखिए क्या लिखे, NCR इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट होगा, हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं, या तो n/r होगा, नहीं तो n into r होगा, या फिर है ना n-1/r होगा, ऐसा कुछ भी नंबर होगा n और r के फॉर्म में होगा, और उसके साथ n-1 CR-1 होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और हमको बताइए इस वाले पेज पे ब्लैंक में होगा क्या। ठीक है, ब्लैंक में होगा, सॉल्व कीजिए सब कोई। पहले नोट करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको रब भी करना हटाना है। देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं तो फिर बैठ जाना है घर में, क्या करें। देखिए n फैक्टोरियल बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इस चीज को लिख लिया हम। अब हमको चाहिए n-1, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से n बाहर निकालेंगे तब तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, इस n-r को हम थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं अपने से। ठीक है, देखिएगा n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे ना n-1 माइनस r-1, इसमें -1 +1 कट जाएगा, ये n-r ही है, कोई अरेंजमेंट नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, बस अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, और r फैक्टोरियल को हम क्या लिखें, r into r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए ये फैक्टोरियल से बाहर है, ये फैक्टोरियल से बाहर है, अगर इन दोनों को आप एकदम से बाहर निकाल दें तो ये n-1 CR-1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, n-1 CR-1 बन जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा, n/r, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे काम नहीं पड़ता है, बस मान लीजिए क्वेश्चन था तो अभी प्रूफ आप कर लिए तो एक प्रॉपर्टी बन गया। काम पड़ेगा आपको सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा, और सेकंड नंबर पे इस प्रॉपर्टी का आपको जरूरत पड़ेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है इसके बेसिस पे। ठीक है, आपको आपके बुक में, आपके डीपीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और सब में आपको बार बार वही काम करना है, बस प्रॉपर्टी लगाना है, कुछ अननोन्स रहेगा उसको फाइंड कर देना है। फाइंड करने के बाद जरूर चेक कीजिएगा कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा then it does not be part of answer। ठीक है, वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर का कोई भी पार्ट वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर गया तब उसके बाद देखिए हाँ वो आंसर हो सकता है, हम नहीं बोले होगा, हम क्या बोले हो सकता है। तो ये कौन सी बात है, मान ले रहे हैं कभी कभार हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, नेचुरल होने के बाद भी कंफर्म नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखिए लिखा है 7 माइनस एक्स सी 5 प्लस एक्स, ऐसा लिखा। ठीक है, 7 माइनस एक्स सी 5 प्लस एक्स, हम क्या किए 7 माइनस एक्स, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, 5 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्या सही है। किसमें, सेकंड में, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर NCR होता है तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बोले सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन भी कुछ, थर्ड कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ये तीनों केस बिना चेक किए कभी आगे नहीं बढ़ता। हाँ चलिए, यहां से x को हम उधर भेज दिए, उधर मतलब जाने का लेस हो गया, और 5 को हम उधर भेज दिए तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। आंसर मेरे पास क्या आएगा,
एक -5 है और एक 7 है, तो -5 से ग्रेटर और इक्वल होगा, 7 से लेस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज -5 से ओपन 7। अब इसमें पता है क्या होता है, स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सर बोले थे, तो सुन लेते सर क्या बोले थे। सर बोले थे नेगेटिव मत लेना, तो नेगेटिव छोड़ दिया और 0 से लेके 7 तक ले गया। सर बोले थे कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पूरा ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सर ये नहीं बोले थे कि आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, x नेगेटिव हो सकता है, मगर यहाँ वाला जो r के प्लेस पे टर्म है वो नेगेटिव नहीं होगा, जो n के प्लेस पे टर्म है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, x अगर नेगेटिव आ रहा है, आराम से अपने आप को 10 सेकंड का टाइम देना है, कोई भी नंबर उठा के पुट करना है, कोई भी नंबर उठा के पुट करना है। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है आंसर सही, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन होगा, और ये फंक्शन का भी क्वेश्चन हो सकता है, डोमेन वगैरह भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ 7c3 इज इक्वल्स टू 6cx प्लस 6cx प्लस 1, तो बोला गया फाइंड x, ठीक है। क्या आपको राइट साइड में कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? लेफ्ट को छोड़ दीजिए, राइट साइड में क्या कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? कौन से नंबर का या कौन से टाइप का? 4 नंबर है ना। इसका एक खुद का रिजल्ट होगा राइट साइड, लेफ्ट को विदाउट एनी डिस्टरबेंस जस्ट कैरी करना है, ठीक है। हम बस उसको कैरी करेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे कि वो 7c3 है, ठीक है। राइट साइड को क्या लिखे आप थोड़ा बोल के सुनाइए ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 + 1 मतलब 7c, ठीक। x की x + 1, x + 1 बड़ा वाला नंबर, x + 1 बड़ा वाला नंबर, जो बड़ा नंबर रहेगा वही लेना है, ठीक है। जो बड़ा नंबर रहेगा वही लेना है, ठीक है, छोटा वाला। चलिए अब ये आपको किसी प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है। 3 नंबर, if ncx = ncy, ठीक है, ncx = ncy, तो मेरे पास पहला केस इसका क्या होता है कि x + 1 जो होगा वो 3 के बराबर, तो x का वैल्यू 2 आ गया। और दूसरा केस हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों का जो सम होगा वो 7 के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब बोलिए दोनों में से दोनों आंसर होगा कि कोई एक आंसर होगा? दोनों होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या आया, 2 और 3 बोथ, दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं प्रॉपर्टी में कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है 6c1 प्लस 6c2 प्लस 7c2 प्लस 8c4 is equals to 9cx, बोला गया फाइंड x, x क्या होगा? क्या आपको लेफ्ट में कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? कौन सा और किसमें किसमें? फर्स्ट और सेकंड में है? हाँ, तो 6c1 और 6c2, 7c2 होगा, ठीक है, 7c2। रिमेनिंग पार्ट 7c3 8c4, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगा? ये क्या बन जाएगा 8c3 8c4, इसमें क्या प्रॉपर्टी 9c4, किसके इक्वल 9cx, तो x का वैल्यू क्या आया 4 और 5, दोनों पॉसिबिलिटी, अगर दोनों हो सकता है तो दोनों पॉसिबिलिटी 4 और 5 दोनों। एक कंडीशन लगाएंगे ना ये वाला कि जब दोनों इक्वल है तो उस समय आंसर 4 आएगा,
एक कंडीशन लगाएंगे, दोनों का सम जो होगा वो n के इक्वल होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो 4 और 5 दोनों आंसर। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लें, ऐसा ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आप आराम से वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अब उसके बाद ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे थोड़ा बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। चलिए हो गया सबका, ठीक है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे कि हम लोग को कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए पूरा। हम लोग को कार्ड्स के बारे में नॉलेज है, कार्ड्स के बारे में है ना। जो डेक ऑफ कार्ड होता है, डेक ऑफ कार्ड वो कितना होता है 52 कार्ड्स। डेक जो होता है वो 52 कार्ड्स का होता है। ये दो सूट्स में डिवाइडेड है, सूट 1 और सूट 2। कौन कौन सा, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। कितना कितना, रेड 26 और ब्लैक 26। बाद में जो रेड है ना, ये फर्दर डिवाइडेड है दो और पार्ट में। कौन कौन सा, एक है हार्ट और एक क्या कहलाता है डायमंड, ठीक है। ब्लैक जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं स्पेड और दूसरा क्या होता है, हो गया। हर एक कितने यूनिट, 13 यूनिट, हर एक 13 यूनिट्स का, सब 13 13 13 ऐसा। चलिए किसी एक का बात करें, हार्ट, इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और बाकी जो 9 है ना वो नंबर कार्ड्स होते हैं। देखिए 9 10 11 12 13 हो गया, सेम, ठीक है, सेम फॉर ईच, सबके लिए सेम सेम, ठीक है। यानी कि डायमंड में भी बात करें तो एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है और 9 नंबर कार्ड्स। सेम वही स्पेड का, सेम वही क्लब का। स्पेड कैसा होता है, पान का पत्ता, ठीक है। क्लब कैसा होता है, इसको चीड़ी कहते हैं, चीड़ी, ठीक है। डायमंड इसको कोई कोई ईटा भी बोलता है, हाँ ठीक ऐसे। हार्ट, हार्ट के जैसा होता है, फॉल्स हार्ट है, मगर अब ऐसे ही बनाना आसान होता है, हम लोग बायोलॉजी तो खैर पढ़ नहीं रहे, तो बायोलॉजी बहुत कार्यक्रम करके आना, ठीक है। बस देखने में ऐसा, ये हो गया, रेड होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें पहला चीज, नंबर ऑफ किंग्स कितना, 4, and that will be equals to the number of queen is equals to the number of aces is equals to number of jacks, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितना, नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स 36। नंबर ऑफ फेस कार्ड, कौन नहीं होता है फेस कार्ड में, एस। एस जो है वो उसको क्या बोलते हैं, इक्का है, एस को इक्का कहते हैं। एस का फेस नहीं होता है, ठीक है। फेस किसका होता है, किंग का फेस होता है, देखे होंगे दाढ़ी वाड़ी रखता है। क्वीन का फेस होता है, अच्छे से सजी हुई रहती है, ठीक है। जैक का होता है, टोपी पहना रहता है, कोई कोई उसको जोकर भी बोलता है, ठीक है, हमको तो पता ही नहीं चला आज तक वो है। वैसे नंबर ऑफ फेस में किंग आएगा, क्वीन आएगी, जैक आएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है 12। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले। ये बोला गया फाइंड नंबर ऑफ वेज टू select two kings and one red queen, बोलिए नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले कितने, कितने को सेलेक्ट करना है, 2 किंग। किंग होता कितना मेरे पास है 4, 4 में से कितने को सेलेक्ट करना, 2।
4c2 और एंड बताया कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्वीन होती है 4, मगर रेड क्वीन कितनी होती है? 2। हमको रेड क्वीन चाहिए ना, तो रेड क्वीन में से एक क्वीन का सिलेक्शन करना है, तो 2c1, 2 रेड क्वीन होती है, उसमें से एक रेड क्वीन चाहिए 2c1। 4 किंग होता है, उसमें से 2 किंग चाहिए हमको 4c2। जो आएगा वही आंसर होगा, 4/3/2 into 2 12। ये हो गया। अगला बोला गया 3 कार्ड्स selected at random, 3 cards selected at random, find number of ways of getting king, 2 number cards and black queen ना black jack, queen को इस बार छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या बोला? 3 कार्ड, सॉरी 4, 4 cards selected at random, find number of ways of getting a king, 2 नंबर कार्ड और एक ब्लैक जैक, ठीक है। एक ब्लैक जैक, एक किंग और 2 नंबर कार्ड। आराम से चले। सबसे पहले किंग कितना? 4, उसमें से एक किंग लेना है हमको, 4c1, ये हो गया किसके लिए? किंग के लिए। इनटू 2 नंबर कार्ड चाहिए, टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितना होता है? 36। 36 में से कितने का सिलेक्शन? 2 का। 36c2, ये किसके लिए? नंबर कार्ड्स के लिए, इनटू ब्लैक जैक चाहिए। जैक तो 4 होता है, मगर ब्लैक जैक 2 होता है, उसमें से एक चाहिए हमको, ठीक है। 2c1, ये किसके लिए? ब्लैक जैक के लिए। जो आएगा सबको मल्टीप्लाई करते चले। 4c1 4, 36c2 कितना होता है? 36 35/2, 2c1 कितना होता है? 2 होता है। ये 2 और ये 2 गया, यहां से मल्टीप्लाई करें 140, 36 से 140, 14 6 टाइम में 84 और 43 टाइम में 42 और 8 कितना होता है? 50। एक बार चेक कर लीजिएगा, 5040 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तरीका समझना है, ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन करना है। नोट कीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन करें, एप्लीकेशन समझना जरूरी है।
हो गया। देखिए डीबीपी जो आपको मिला है ना कॉम्बिनेशन वाला, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा है। डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, a student is allowed to select at most n books from collection of 2n plus 1 books. N books selected out of 2n plus 1 books such that number of ways दिया हुआ है, number of ways is 64, ठीक है। तो बोला फाइंड n, क्या बोला n प्लस 2n प्लस 1 बुक्स टोटल और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है, n बुक्स का। तो 2n प्लस 1 में से आपको n का सिलेक्शन करना है, तो 2n प्लस 1 सी और इसका आंसर दिया हुआ है 64। तो ये एक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करके n निकालना है। फॉर्मूला 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवीजन में 2n प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल और यहाँ n फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना 64। पूरा ट्राई करेंगे एकदम सॉल्व करने का, ठीक है। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और डिवीजन में 2n प्लस 1 माइनस n का मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये हो गया एंड इट विल बी 64। अब जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमको मुश्किल हो गया, अब हम क्या करें, हम इसको लेके तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, चलिए चलते हैं। देखिएगा 2n प्लस 1 फिर 2n आएगा, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ऐसे करके n प्लस 1 तक आएगा और फिर उसके बाद n फैक्टोरियल आएगा। नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल है, तो हम तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल, बड़ा वाला काट देंगे, ये और ये कट गया। अब उसके बाद जो बचा है तो 2n है, 2n माइनस 2 है, बताइए तो यहां से लेके यहां तक कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यहां से यहां कितना कट कट सुनाई दे रहा है, आंसर तो नहीं है। 2n प्लस 1 से लेके n प्लस 2 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, देखो आया क्या, वीडियो आया, ठीक। हम ये पूछ रहे थे ना 2n प्लस 1 से लेके n प्लस 2 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कितना, नहीं कुछ, देखिए 2n प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं n प्लस n प्लस 1, n प्लस 1 कट गया तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचेगा मेरे पास n, ठीक है। उसमें से अभी आया वीडियो आ रहा है,
क्या वीडियो आ रहा है? एक मिनट के लिए रुकेगा, वैसे भी रुक रहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर बोल दिया एट मोस्ट स्टूडेंट इज अलाउड टू सेलेक्ट एट मोस्ट, अगर एट मोस्ट बोल दिया तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाएगा, तब हम इसको ऐसे लेके नहीं चल पाएंगे। ठीक है, एट मोस्ट बोला है अगर, तो हम इसको ऐसे लेके नहीं चल पाएंगे, तब एक दूसरा प्रॉपर्टी लेके आएगा फिर। चलिए वो भी आ जाएगा सामने। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, तो एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? n बुक्स। तो मिनिमम कितना? मे बी 0 ना, 0 मतलब सिलेक्शन नहीं करेगा, नहीं तो 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, ऐसे करके कहां तक? n तक उठाएगा। तो अपने पास बुक्स कितना है? 2n+1। देखिए तब क्या होगा, 2n+1 बुक में से एक भी का सिलेक्शन नहीं किया तो 2n+1 C0, या फिर या इंग्लिश में OR और, ठीक है, 2n+1 में से एक का सिलेक्शन करेगा या फिर 2n+1 में से 2 का सिलेक्शन करेगा, ऐसे करके कहां तक? 2n+1 में से मैक्सिमम कितने n का सिलेक्शन करेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट किसके बराबर है? 64। तो ये जो आएगा ना अपने पास 2n+1 Cn, इसको हम लोग अगर लेके आगे बढ़े तो इसमें फॉर्मूला हमको तो लगाना पड़ेगा। दिखाई नहीं दे रहा है? थोड़ा सा जानते हैं, अभी नेट का इश्यू हो गया, हम इसीलिए जानते सेंटर पे नहीं आते। सेंटर पे क्या होता है, देखिए फटाक से खत्म करते हैं इसको। हाँ, ये जो होगा ना आगे चल के, ये एक्चुअली में बाइनोमियल में पढ़ना है। अब यहाँ मिल गया क्योंकि ये डीपीपी का क्वेश्चन है, तो वो तो ये काम करेगा। हाँ, ये अपने पास आ जाएगा 2 × 2n+1 Cn 2 to the power 2n-1। ठीक है, ये वाला जो क्वांटिटी है ये बाइनोमियल में पढ़ना है। हम मतलब वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, हम आपको बोले नहीं कि ऐसा फॉर्मूला आएगा जो हम लोग अभी नहीं पढ़े। तो ये 2 × 2 to the power n-1 आएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 64। ठीक है, 64। अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, इसके बाद आ जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ सुधार हुआ? कुछ सुधार हुआ? डीपीपी का 30 नंबर क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 2 white 3 black 4 red balls। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls बी ड्रॉन? कितना बॉल बाहर निकालना है? 3 balls ड्रॉन। 3 balls drawn from the box. If at least one black ball is to be included in the draw, must contain one, at least लिखा है, at least का मतलब कम से कम, at least one black ball।
एटलीस्ट वन ब्लैक। केसेस बनेगा, क्या क्या केस बनेगा? सबसे पहला एक ब्लैक निकालना, कितना है? 3, 2 अदर्स, ठीक है। दूसरा केस बनेगा 2 ब्लैक 1 अदर। अदर में दोनों कलर आ जाएगा, व्हाइट और रेड दोनों आ जाएगा, एक साथ लेके चलेगा। तीसरा केस बनेगा ऑल 3 आर ब्लैक वॉल्स, ठीक है। बस ये 3 केस बनेगा। मेरे पास ब्लैक कितना? ब्लैक 3 है और अदर्स कितना? 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ब्लैक में से एक ब्लैक का सिलेक्शन 3C1 और 6 अदर में से 2 का सिलेक्शन 6C2। फिर 3 ब्लैक में से 2 का और 6 अदर में से 1 का। फिर उसके बाद 3 में से तीनों ब्लैक हम लोग को चुन लेना है। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं 6 में से एक भी अदर नहीं है, ठीक है, नो अदर। ये नंबर ऑफ वेज 3, 6 5/2, ये हो गया 15 45। 3C2 3, 6C1 6 18, 3C3 6C0 दोनों 1। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू, केसेस का एडिशन होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा? एडिशन होगा। डिफरेंट केस, आइदर और, ठीक है। 45 18 1, 45 प्लस 18 प्लस 1, ये कितना हो गया? 14 1 5 6, कितना आ जाएगा अपने पास? 64 वेज, 64 वेज। चलिए नोट कर लें। किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए। लेफ्ट वाला हटा रहे हैं, डीपीपी का 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 में क्या कह रहा है? 7 रिलेटिव्स ऑफ मैन कंप्राइजेस 4। अच्छा देखिए, मैन और वुमेन, मैन का कितना रिलेटिव है? 7। 7 में से 4 लेडीज है और 3 जेंट्स है। अच्छा सॉरी, जेंटलमैन। वाइफ का भी 7 ही रिलेटिव है और 7 में से 3 जो है वो लेडीज है और बाकी तक 4 जो बची है वो जेंटलमैन, ठीक है। यस, अब क्या हुआ कि घर में पार्टी हुआ। इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट अ डिनर पार्टी? हां, पार्टी हो रहा है ऑफ 3 लेडीज 3 जेंटलमैन, ठीक है। तो पार्टी में कौन कौन रहेगा? 3 लेडीज रहेगी और 3 जेंटलमैन रहेंगे, सो दैट देयर आर 3 ऑफ मेंस रिलेटिव एंड 3 ऑफ वाइफ्स रिलेटिव। झगड़ा नहीं हो, इस कारण से क्या होना चाहिए? मैन का भी 3 रिलेटिव होना चाहिए एज वेल एज वाइफ का भी 3 रिलेटिव्स होना चाहिए। ये और तो कुछ नहीं बोला, बस इतना ही, ठीक है। हाँ देखिए, हमको 3 लेडीज और 3 जेंट्स मेंशन करके चलना है। सबसे पहले एक लेडीज लिए कहां से? मेन से, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा कि तब हमको 2 लेडीज लेना होगा कहां से? वुमेन से, ठीक है। और एक मिनट, हम इसको और भी तो कुछ कर सकते थे। 0 लेडीज मेन की तरफ से तो 3 लेडीज वुमेन की तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ 3 जेंट्स भी लेना है। अब आदमी का अगर 0 लेडीज है तो कितना? 3 मेन, मेन की तरफ से माने जेंटलमैन, जेंटलमैन, ठीक है, मेन की तरफ से।
और फिर 0 जेंटलमैन वुमेन की तरफ से। क्या आपको ये केस समझ में आया? सबसे पहले ऐसा केसेस बनाना होगा, सोच के 0 लेडीज मैन की तरफ से, तो 3 लेडीज वुमेन की तरफ से आएगी, क्योंकि वुमेन 3 होनी चाहिए, ठीक है। वो तब क्या हुआ कि मैन की तरफ से एक भी लेडीज नहीं थी, तो वुमेन की तरफ से या वाइफ की तरफ से तीनों लेडीज आ गई। बाद में मैन की तरफ से 3 जेंट्स आएगा, क्योंकि तीनों दोनों का 3 आदमी आना चाहिए, तो जेंट्स किसकी तरफ से? मैन की तरफ से। तो जेंट्स क्या वाइफ की तरफ से होगा? नहीं होगा, पहला केस। दूसरा केस, एक लेडीज मैन की तरफ से, तो 2 लेडीज आएगी वाइफ की तरफ से, फिर 2 जेंट्स मैन की तरफ से, तो एक जेंट वुमेन की तरफ से या वाइफ की तरफ से, ठीक है। तीसरा केस, 2 लेडीज मैन की तरफ से, तो एक लेडीज वाइफ की तरफ से, फिर एक जेंट्स मैन की तरफ से, तो 2 जेंट्स वाइफ की तरफ से। एक और केस बनेगा, एक और केस। और केसेस देख लीजिए, बस केस बनाने में ही दिक्कत होगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि डाटा तो दिया गया है। केस आपको खुद से सोच के बनाना होता है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। 0 1 2 पहुंचा दिए ना, अब इसको 3 करते हैं। 3 लेडीज मैन की तरफ से, तब 0 लेडीज वाइफ की तरफ से, 3 2 1 हो गया। 0 जेंट्स मैन की तरफ से, तो 3 जेंट्स वाइफ की तरफ से। ये 4 केस हो जाएगा, ठीक है। चारों में देखिए आप 6 आदमी पार्टी में आ रहा होगा, जिसमें 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लेडीज देखिए 3 हुआ, जेंट्स देखिए 3 हुआ, सब में जेंट्स 3 है, जेंट्स 3 है, जेंट्स 3 है, और इधर साइड में भी है ना, अपने पास जेंट्स और लेडीज 3 होता जा रहा है। अब कैलकुलेशन करना है। मैन के पास कितनी लेडीज है? 4। 4 में से कितने का सिलेक्शन? 0 इनटू 3 लेडीज आएगी वुमेन की तरफ से, तो वुमेन के पास कितनी लेडीज है? 3 3 C3 तीनों आ गए। फिर जेंट्स 3 जेंट्स आएगा मैन की तरफ से, तो मैन के पास कितना जेंट्स है? 3 C3 इनटू वाइफ के पास कितना जेंट्स है? 4, उसमें से एक भी नहीं आएगा, 4C। ठीक है, सॉल्व करें। 1 1 1 1 में एक ही तरीका है अपने पास, ठीक है। 3 लेडीज और 3 जेंट्स रखना। अगला, एक लेडीज मैन की तरफ से, तो मैन के पास लेडीज कितनी है? 4C1 इनटू 2 लेडीज आएगी वुमेन की तरफ से, वुमेन के पास या वाइफ के पास लेडीज कितनी है? 3C2। मैन के पास कितना जेंट्स है? 3, उसमें से 2 आएगा, 3C2। वुमेन के पास कितना जेंट्स है? वुमेन के पास जेंट्स है 4, उसमें से एक आएगा, 4C2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 4C1 4 होता है, 3C2 3 होता है, 3C2 3 होता है, 4C1 4 होता है। ठीक है, यानी कि 4 × 4 × 3 × 3। ठीक है, अगला, मैन के पास कितनी लेडीज है? 4, 4 में से कितनी आएगी? 2, 4C2। वुमेन के पास या वाइफ के पास कितनी लेडीज है? 3, 3 में से कितनी आएगी? 1, 3C1 इनटू मैन के पास जेंट्स कितना है? 3 में से एक आएगा, 3C1। वाइफ के पास जेंट्स कितना है? 4, उसमें से 2 आएगा, 4C2। सॉल्व कीजिए। 4C2 का मतलब क्या होता है? 4/3/2। 4C2 का मतलब 4/3/2, यानी 6 6 और 6 दो बार। अब 3C1 3, 3C1 3 और 3 हो गया। ऊपर मैन के पास लेडीज कितनी? 4, आएगी कितनी? 3, 4C3। वुमेन के पास या वाइफ के पास लेडीज कितनी है? 3, आएगी कितनी? 0। फिर मैन के पास जेंट्स कितना? 3, आएगा कितना? 0। वाइफ के पास कितना जेंट्स है? 4, आएगा कितना? 3। 4C3 का मतलब 4, 3C0 1, 3C0 1, 4C3 का मतलब 4, 16। सारा का सारा टर्म जो होगा ना, वो ऐड होगा, तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
दैट इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करते चले 1, यहां से कितना हो गया 144 प्लस इस प्लेस से 18 और 18 कितना होता है 324 प्लस ये आ गया कितना 16, ऐड कर लीजिए जो आएगा वो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कॉम्बिनेशन में, खास करके आपको केस बनाने में ही जो प्रॉब्लम आएगा, बाकी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।